हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th जूलॉजी का एक चैप्टर है, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीट पॉइंट टू। चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। चैप्टर के नाम पर हम सबसे पहले बोलेंगे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबसे पहले ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस का आदान प्रदान। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस का आदान प्रदान। जैसे कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम देखें कि हम किस तरह से गैसेस को आदान प्रदान करते हैं, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। अच्छा, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग मतलब सांस को लेना और सांस को छोड़ना, उसे कहते हैं ब्रीदिंग। लोगों को ब्रीदिंग में और रिस्पिरेशन में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इस चैप्टर में डिफरेंस बिटवीन ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन या रिस्पायरेशन। ठीक है। सबसे पहला मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही होगा कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, तभी हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन, इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन एंड एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। इनका मतलब सांस को लेना, इनका मतलब सांस को लेना, एक्स मतलब सांस को निकालना, एक्सहेलेशन। ठीक है। तो ब्रीदिंग का मतलब यही है, इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कुछ भी नहीं है, सांस को लेना छोड़ना, दैट इज ब्रीदिंग। ठीक है भाई। उसके बाद हमारा रिस्पिरेशन है। रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन ब्रीदिंग में बहुत ही डिफरेंस है। ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ सांस को लेना और छोड़ना, मगर रिस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं। ब्रीदिंग में हमें कोई ATP नहीं मिलता, पर रिस्पिरेशन में हमें एनर्जी मिलती है। जैसे मान लीजिए हम फूड पार्टिकल्स को हमने ईट किया, फूड को हमने क्या किया? ईट किया। हमने जैसे फूड पार्टिकल को खाएंगे, ईट करेंगे, वो क्या होगा भाई? वो डाइजेस्ट होगा। फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट होकर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन बनाएगा। अब ये ग्लूकोज जो है वो आगे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड ATP यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो हमें रिस्पिरेशन में क्या हुआ? हमें एनर्जी प्रोवाइड हुई, यानी कि फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होते हैं, ग्लूकोज से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड ATP मिलती है। दिस इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन इज डिफर फ्रॉम ब्रीदिंग। रिस्पिरेशन इज डिफर फ्रॉम ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में हमें ऊर्जा मिलती है, बट सॉरी, रिस्पिरेशन में हमें ऊर्जा मिलती है, बट ब्रीदिंग में हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती। दैट इज मेन पॉइंट। ये थोड़ा सा डिफरेंस था ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन के बीच में। ठीक है। तो हमें एक्चुअली रिस्पिरेशन पढ़ना है प्रॉपरली। रिस्पिरेशन क्या है हमने समझा। रिस्पिरेशन करने के लिए कुछ ऑर्गन की आवश्यकता होती है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। सांस लेने के लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन की आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अगर हमें समझना है तो उनके कुछ लेबल्स हैं, लेवल ऑफ कुछ उनकी जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इनकी हैबिटेंट्स है और इनकी लेवल है। तो हम देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है वो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स का, जो कि किस तरह से रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि इनका क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन, हम कह सकते हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ, हाँ कह सकते हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन दो तरीकों से किया गया है। एक क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं उनकी हैबिटेंट पे, यानी कि देयर हैबिटेंट्स, कैसा उनका हैबिटेंट्स है, और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा साफ लिखूं ताकि अच्छा दिखे, थोड़ा साफ लिखूं ताकि अच्छा दिखे भाई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, तो उनका हैबिटेट्स, यानी कि वो कहाँ निवास कर रहा है, जो जानवर है, जो इंसेक्ट है, जो कारी है, उसका हैबिटेट्स क्या है। वो हमारा जो एक्वेटिक है, एक्वेटिक भी हो सकता है, वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, वो एयर में भी पाया जा सकता है, उसका हैबिटेंट्स हो सकता है। इस बेस पे भी ऑर्गन्स को हम, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम जो है डिफाइन कर सकते हैं। और दूसरा, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम कह सकते हैं भैया उसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उसका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उसका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर उसका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को उनको हैबिटेंट्स के बेस पे और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, और इसको हम कुछ अलग पार्ट्स में बांट सकते हैं। जैसे सेलुलर लेवल की और ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा है, पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें याद करना 1 to 1, मैं बताऊंगा 1 to 1 क्या है। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलन डेटा है एंड सेलन डेटा है एंड टीनोफोरा है। सेलन डेटा एंड टीनोफोरा का टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लेटे हेलमेंथीज, प्लेटे हेलमेंथीज का ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। बाकी जितने भी बचते हैं किंगडम के, वो सारे सारे आते हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डेटा, जितने भी बचते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने पढ़ा कि उनका ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सेलुलर लेवल में पोरीफेरा है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टिश्यू लेवल, इसमें सेलन डेटा एंटीनोफोरा है। उसके बाद ऑर्गन लेवल, इसमें होता है प्लेटा हेलमिंथीज। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, कार्डा, दीज आर आवर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमने क्लासिक थोड़ा सा स्पीड में, तो मेरे को जल्दी चैप्टर को खत्म करना है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, देयर हैबिटेंट्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने समझा। अच्छा, अब हम कुछ ऑर्गन्स को देखेंगे, कुछ ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन सिस्टम है उसको देखेंगे, समझते हैं, थोड़ा मिटाए हम उसको। क्या हम समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट शुड बी द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। ठीक है भाई, तो हम कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें। मैं थोड़ा सा रुपेश सर के फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा, कुछ हम ऑर्गेनिजम्स की बात करें। कुछ ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं और उनके ऑर्गन, ठीक है, और उनके ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बेसिकली उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं
उनके रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म है उनकी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स की हम बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें यूनिसेलुलर, अगर हम बात करें हमारे यूनिसेलुलर में अमीबा है, ठीक है, अमीबा एंड पैरामीशियम है, उसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होगा? अगर हम अमीबा और पैरामीशियम की बात करें तो इसमें नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स, ठीक है, इसमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं, इसमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं पाया जाता है रिस्पिरेशन करने के लिए तो क्या पाया जाता है भैया? ये डिफ्यूजन, अपना जो रिस्पिरेशन करते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू अपना रिस्पिरेशन करते हैं। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, डिफ्यूजन के थ्रू अपना रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, तीनोफोरा, ठीक है, हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, तीनोफोरा और प्लेटेहेल्मिंथेस, इन चारों की अगर हम बात करें पीसीटीपी समझ जाइए, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, तीनोफोरा, प्लेटेहेल्मिंथेस, ये इनके पास भी कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं पाया जाता है। ये कैसे करते हैं भाई? जनरल बॉडी सरफेस से, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस से, अपने जनरल बॉडी सरफेस से वाया वाया जनरल बॉडी सरफेस से अपना रिस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें फिश की, अगर हम बात करें फिश की, तो हम जानते हैं भाई फिश जो रिस्पिरेशन अपना करते हैं वो गिल्स के थ्रू करते हैं। अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग में दो चीजें आ जाएंगी, एक हमारा टैडपोल आ जाएगा और एक हमारा अडल्ट फ्रॉग हो जाएगा। एक हमारा टैडपोल, टैडपोल जो है वो गिल्स के थ्रू ही रिस्पिरेशन करता है, मगर एडल्ट की अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा एडल्ट में 3 प्रकार के रिस्पिरेशन होते हैं। एक वो अपने स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन कर सकता है, अपने बकल कैविटी के थ्रू रिस्पिरेशन कर सकता है, अपने पल्मोनरी यानी लंग्स के थ्रू भी रिस्पिरेशन कर सकता है। स्किन के थ्रू रिस्पिरेशन करता है वाया एस्टिवेशन एंड हिबरनेशन में, ठीक है, एस्टिवेशन और हिबरनेशन में, ठीक है, समर स्लीप और विंटर स्लीप में। तो एडल्ट फ्रॉग जो होगा वो क्या करेगा? वो अपने लंग्स के थ्रू भी कर सकता है या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन इसको कह सकते हैं, अपने बकल कैविटी के थ्रू भी कर सकता है। एंड इसके अलावा एडल्ट फ्रॉग रिस्पिरेशन कर सकता है थ्रू हिज ऑर्गन, थ्रू हिज स्किन, ऑर्गन में थ्रू हिज स्किन, ठीक है। और भी हम कुछ इंसेक्ट की जैसे बात कर सकते हैं हम मोलस्का की। मोलस्का की अगर हम बात करें, मोलस्का की अगर हम बात करें, ये भी अपने जो है गिल्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है। ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो अपने रिस्पिरेशन के लिए उनके पास रिस्पिरेटरी छोटे छोटे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इतनी बात हम लोगों ने समझ लिया, इतनी बात हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी तक पढ़ा क्या? अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो है चैप्टर के नाम पर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में हमने डिफरेंस देखा, रिस्पिरेशन को हमने उठाया, रिस्पिरेशन के बारे में हमने समझा, एटीपी देने वाली चीज रिस्पिरेशन कहलाती है। रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हमने समझा और कुछ ऑर्गन्स के रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हमने समझा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स या फिर ह्यूमन रिस्पिरेशन। लेट्स स्टार्ट दिस, मिटाते हैं थोड़ा, अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे है, कैसे काम करता है। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स या फिर ह्यूमन रेस्पिरेशन। तो मैं हेडिंग मिटा दूं, थोड़ा सा मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है हेडिंग, ताकि मैं मेन हेडिंग लिख सकूं, दैट इज ह्यूमन
respiratory organ, human respiratory organs. Let's see what is this, या फिर ह्यूमन रिस्पिरेशन। देखिए, ह्यूमन रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें दो चीजें देखनी होंगी कि हमारे पास जो है वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, यानी कि ह्यूमंस हैव वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको समझने के लिए हमें दो चीजें समझना होगा। इट हैड डिवाइड into two parts, that is structural and functional view। उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू। हमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू समझना होगा कि किस तरह से इकर करता है। स्ट्रक्चरल व्यू में क्या होगा भाई? स्ट्रक्चरल व्यू में क्या होगा? स्ट्रक्चरल व्यू में हमें दो चीजें देखनी होगी। एक तो अपर पार्ट क्या है, सेकंड है लोअर पार्ट। सेकंड हमारा लोअर पार्ट क्या है, अपर पार्ट क्या है एंड लोअर पार्ट क्या है। देखिए, पहले हम इसको समझेंगे ऐसे ही, उसके बाद हम इसे विथ डायग्रामेटिकल प्रॉपर कौन सी चीज कहाँ प्रेजेंट है उसको समझेंगे। पहले मैं ऐसे लिखता हूँ। अपर पार्ट में आप अगर देखेंगे तो आएगा सबसे पहले नोस्ट्रिल आएगा, नोस्ट्रिल के बाद नोजल पैसेज, नोस्ट्रिल नोजल पैसेज, नोजल चैम्बर, उसके बाद हमारा फेरिंक्स। ठीक है, ये अपर पार्ट से। लोअर पार्ट में हमारा ट्रैकिया आएगा, यहाँ तक ट्रैकिया आ जाएगा। इसे फेरिंक्स को बोलते हैं विंड पाइप, और लैरिंक्स को बोलते हैं कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। ट्रैकिया आ गया जैसे फेरिंक्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड होगी, जैसे ब्रोंकाई। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया, अगर मैं ब्रोंकाई अगर कुछ छूट रहा होगा तो ध्यान दीजिएगा। ब्रोंकाई में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद आएगा प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनली ब्रोंक्यूल्स। इसमें भी आ जाएगा प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स एंड टर्शियरी ब्रोंक्यूल। उसके बाद आ जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, देन डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड लास्ट इज एल्वेलाई। ठीक है, नोस्ट्रिल, नोजल पैसेज, नोजल चैम्बर, फेरिंक्स, लैरिंक्स। फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स, लैरिंक्स मैंने नहीं लिखा, मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ हो रहा है। फेरिंक्स के बाद यहाँ लैरिंक्स तब ट्रैकिया, तो मैं लैरिंक्स को पहले लिख दूं, फेरिंक्स देन लैरिंक्स, और ट्रैकिया नहीं है, लैरिंक्स इज कॉमन फॉर फूड एंड, इसको यहाँ पे नोट कीजिएगा। ठीक है, एक बार अब से देखिए, the structural view that is divided in two part, first part is upper part and second part is lower part। अपर पार्ट में हम पढ़ते हैं नोस्ट्रिल, नोजल पैसेज, नोजल चैम्बर। उसके बाद हम पढ़ते हैं फेरिंक्स, फेरिंक्स होता है विंड पाइप, लैरिंक्स होता है जो है फूड पाइप कह सकते हैं या कॉमन ओपनिंग, दोनों के लिए हम कह सकते हैं।
उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई आगे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स प्राइमरी टर्सरी ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड देन आता है हमारा डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड लास्ट इज एल्वेलाई। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल व्यू। स्ट्रक्चरल व्यू। अब हम बात करेंगे थोड़ा इधर, दैट इज फंक्शनल व्यू। दैट इज फंक्शनल व्यू। फंक्शनल व्यू को अगर हम समझे तो दिस आल्सो डिवाइड इन टू पार्ट, दैट इज कंडक्टिंग पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट। ठीक है, फंक्शनल व्यू आल्सो डिवाइड इन टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कंडक्टिंग पार्ट, conducting part, and second part is exchange part। exchange part, फर्स्ट पार्ट जो है कंडक्टिंग पार्ट है एंड सेकंड पार्ट जो है दैट इज एक्सचेंज पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट मतलब क्या है, दैट इज कंडक्टर्स। कंडक्टिंग पार्ट जो है वो सिर्फ कंडक्ट करवाता है, रिस्पिरेशन करने के लिए एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, दैट इज कंडक्टिंग पार्ट। एक्सचेंज पार्ट वो होता है जो कि एक्चुअली गैसेस को एक्सचेंज करता है, दैट इज एक्सचेंज पार्ट। आई वांट टू सी दैट वीडियो राइट नाउ और नाउ, यस वीडियो चल रहा है। ठीक है, फंक्शनल व्यू। फंक्शनल व्यू हमने देखा कंडक्टिंग पार्ट है एंड एक्सचेंज पार्ट है। ठीक है, कंडक्टिंग पार्ट है एंड एक्सचेंज पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट जो कंडक्ट कराता है, विच कंडक्ट्स which only conducts, and exchange part which exchange of gases। ठीक है, conducting parts also nostril, nasal passages, nasal chamber and pharynx, larynx, यहाँ पे ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, इसमें प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स एंड टर्सरी ब्रोंक्यूल्स या फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स and which exchange of gases, that is जो गैसेस को एक्सचेंज करता है उसमें आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड डक्ट ऑफ अल्वेलाई एंड स्वयं एल्वेलाई। ठीक है, तो हमने देखा। देखिए कंडक्टिंग पार्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ तक है, यानी कि टर्सरी ब्रोंक्यूल्स तक का कंडक्टिंग पार्ट है। टर्सरी ब्रोंक्यूल्स के बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड आल्सो एल्वेलाई, ये तीनों है एक्सचेंज पार्ट। तो वही सारी चीजें हैं जो यहाँ है वही वहाँ है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि फंक्शनल व्यू को हम कैसे देखते हैं और स्ट्रक्चरल व्यू को हम कैसे समझते हैं। एनालिटिकल अप्रोच है और कुछ भी नहीं, देयर इज ओनली एनालिटिकल अप्रोच। ठीक है, देयर इज ओनली सम एनालिटिकल अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमने इस चीज को अभी नाम से समझा है, अब हम इसे अपने बॉडी के थ्रू हम डायग्रामेटिकल समझने वाले हैं कि डायग्राम क्या कह रहा है। तो हम एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आई विल ट्राई। इसको हम बताते हैं एंड आई वांट टू मेक अ डायग्राम व्हिच कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली दैट structural and functional view and whole respiratory organ। Wait for 1 minute, I am trying to make। थोड़ा सा इसको
रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स को हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करने जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। दैट डायग्राम इतना भी अच्छा नहीं बना पाऊंगा, बट यस आई विल ट्राई माय बेस्ट। नोस्ट्रिल है, दिस इज माउथ का ओपनिंग है एंड बोथ आर कनेक्टेड। ये कंसेप्ट क्लियर होने से मतलब है डायग्राम 100% क्लियर नहीं होगा, नो प्रॉब्लम, बट कंसेप्ट शुड नीड क्लियर। कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। डायग्राम में क्या रखा है, ठीक है भाई, डायग्राम में क्या रखा है, कंसेप्ट है। So, but I am trying my best. One second. डायग्राम को मैं पूरा बना। चलिए, इसी तरह इस साइड भी होगा और इस तरह से यहाँ पे लंग्स रहेगा। मैंने पूरे बनाने की कोशिश नहीं किया, आप इसको ऐसे ही समझ जाइए। आप इसको ऐसे ही समझ जाइए कि दिस आल्सो ये ओवल नेम, ठीक है, आप ऐसे ही समझ जाए। अब कुछ चीजें हैं जो मैं डिकोड कर लूँ, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। There is something which need to decode. That's right. ये सारी चीजें लिमिटेड हैं, चीजों को समझना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, ये है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सारी की सारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। कौन सा क्या है उसको समझते हैं। ये है हमारा माउथ का ओपनिंग, यानी कि हमारा माउथ ओपनिंग है। भाई हम माउथ से भी कभी कभी सांस को ले सकते हैं ना, ले सकते हैं ना, तो हमारा माउथ ओपनिंग भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिना जाएगा। वो अलग बात है, या नहीं गिनते, बट यस ये हमारा माउथ ओपनिंग है। ये हमारा नाक का ओपनिंग है, दैट इज नोस्ट्रिल। दीज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल, इसे कहते हैं नोस्ट्रिल, ठीक है। नोस्ट्रिल समझ में आई, दिस इज नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल आगे चल के नोजल पैसेज बनाता है, तो इसे हम कहेंगे नोजल पैसेज, नोजल पैसेज। प्रॉपर लिख दूं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा ही दूं, आगे लिख दूंगा, या फिर यहाँ लिख देता हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, या ऑर्गन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ, तो मैं बता रहा था दिस इज नोस्ट्रिल एंड दिस इज नोजल पैसेज, और ये है हमारा, यहाँ पे लास्ट में होता है नोजल चैम्बर। इतनी बात ही पहले मैं कंफर्म कर दूं। देखिए, हमने बताया ये हमारा माउथ ओपनिंग है। माउथ ओपनिंग के बाद दीज आर नोस्ट्रिल, दोनों नोस्ट्रिल हमारे हैं। नोस्ट्रिल आगे चल के नोजल पैसेज में डिवाइड होता है, अल्टीमेटली ये नोजल चैम्बर बनता है, ठीक है। नोजल चैम्बर के बाद ये हमारा जो इतना स्पेस है, दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स अगर हम ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा भैया, फेरिंग्स जो है उसमें नोजल चैम्बर वाला पार्ट भी खुल रहा है और माउथ वाला भी ओपनिंग है, और फेरिंग्स के नीचे लैरिंग्स वाली भी ओपनिंग है। यानी कि जो फेरिंग्स है फर्दर इसे 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है।
बट हम उसे अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं है। बस हम ये कहना चाहते हैं कि फेरिंग्स एक्चुअली एक ऐसा पार्ट है जहाँ तीन चीजें कनेक्ट होती हैं, तीन चीजों को कनेक्ट करने वाला फेरिंग्स है। यानी कि यहाँ पे माउथ का ओपनिंग भी है, नोजल चैम्बर की भी ओपनिंग है, और लैरिंग्स की भी ओपनिंग है। समझ रहे हैं ना? उसका सबका अलग अलग नाम होता है। फेरिंग्स आगे लैरिंग्स में डिवाइड होता है। फेरिंग्स जो है विंड के लिए जिम्मेदार होता है, और लैरिंग्स विंड एंड फूड दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि विंड पाइप, इसे बोलते हैं कॉमन ओपनिंग। थोड़ा सा मैं राइटिंग सही नहीं हो रहा हूँ। इसे बोलते हैं कॉमन ओपनिंग फॉर विंड एंड फूड। ठीक है। लैरिंग्स, लैरिंग्स के आगे ये है हमारा ट्रेकिया। ट्रेकिया, और ट्रेकिया के ऊपर हम देख रहे हैं सी शेप कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसे बोलते हैं सी शेप्ड, दिस इज कॉल्ड सी शेप्ड कार्टी कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर। और सी शेप कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है वो प्राइमरी ब्रोंकियल्स तक पसंद होता है। टर्सरी ब्रोंकियल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स या फिर डक्टा पेलेलाई पे नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? इस बात को याद रखिएगा। दिस इज मेन टर्म जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे अगर हम देखें फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेकिया जो है फर्दर आगे दो भागों में डिवाइड हो जाती है, जिसे बोलते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के डिवीजन को, जैसे ये ब्रोंकाई है, ये दो भागों में फैला, फिर दो भागों में फैला, फिर दो भागों में फैला। तो ट्रेकिया के जो है ब्रांचेस को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, क्वार्टरनरी ब्रोंकाई। तो ट्रेकिया फैला होता है। तो मैं इतना सारा अगर ब्रोंकाई बनाया चला जाऊं तो मेरा डायग्राम बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए मैंने ट्रेकिया का बहुत ही ज्यादा जो है डायग्राम नहीं बनाया। ठीक है। ट्रेकिया, ट्रेकिया सॉरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकाइल्स आता है, ब्रोंक्यूल्स आता है। यानी कि जहाँ पे जैसे मान लीजिए ब्रोंकाई, ये है हमारा ब्रोंकाई, आगे ये है प्राइमरी ब्रोंकाई, दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, दिस इज टर्सरी ब्रोंकाई, दिस इज क्वाटरनरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बाद जो आगे का डिवीजन होगा वो हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स। फिर ब्रोंक्यूल्स में प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आएगा डक्ट ऑफ एल्वेलाई, देन एल्वेलाई, बेल बन गया देन एल्वेलाई। ठीक है। तो यही है। और फिर डायग्राम बहुत ही फैल जाता, और वो अच्छा भी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे होंगे, तो मैं क्या समझ। ब्रोंकाई हो गई भाई। ब्रोंकाई के बाद समझिए कि ये ब्रोंक्यूल्स है। मान लीजिए यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई मैंने बना दिया, फिर मैंने बताया ये ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल्स है। समझिए प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स है। ठीक है। और ये टर्सरी ब्रोंक्यूल्स है, या इसे बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्सरी नहीं बोलते हैं, टर्मिनल। अच्छा, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक ही सी शेप कार्टिलेज में स्ट्रक्चर होता है, तो आगे का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स तक ही होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा। ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स।
ये है डक्ट ऑफ अल्वेलाई, एंड दिस इज आल्सो एल्वेलाई। अब हमें देखना होगा कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल डक्ट ऑफ अल्वेलाई एंड एल्वेलाई है, ये हमने क्या बताया था, ये था एक्सचेंज पार्ट। जब हम इसका फंक्शनल व्यू देख रहे थे, तो हमने बताया था कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक है कंडक्टिंग पार्ट और एक है एक्सचेंज पार्ट। तो यहाँ से लेके यानी कि माउथ ओपनिंग नोस्ट्रिल से ले करके टर्मिनल ब्रोंकियाल्स तक क्या होता है, क्या होता है भाई, कंडक्टिंग पार्ट है, कंडक्टिंग पार्ट है। और रिस्पिरेटरी ब्रोंक्योल्स, डक्ट ऑफ एल्वेलाई एंड एल्वेलाई, ये तीनों एक्सचेंज पार्ट है जो कि एक्सचेंज करवाते हैं गैसेस का, बाकी सब सिर्फ कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि डायग्राम समझ में तो आया ही होगा भाई। डायग्राम 100% क्लियर तो नहीं है, मतलब कि 100% 3D तो नहीं है, बट क्लियरिटी 100% होनी ही चाहिए, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये है चैनल। तो इतनी बातें समझ नहीं हो गई, तो इस चैप्टर का जो फेज 1 फेज 2 था वो खत्म होता है। अब हम फेज 3 में पढ़ेंगे, दैट इज लंग्स। अब हम लंग्स के बारे में जानेंगे, और हम जानेंगे भैया कि लंग्स के थ्रू किस तरह से रेस्पिरेशन एक्चुअली अकर करता है, कैसे। हमें तो भाई जिस तरह मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं उस तरह हमने चीजों को समझ लिया कि हाँ ये कंडक्ट करवाता है, लेकिन एक्चुअली ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ये प्रोसेस कैसे होता है, क्यों आता है ऑक्सीजन, क्यों कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ जाता, दीज आल पॉइंट वी विल गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर दिस टॉपिक। ठीक है, तो इसको रिवीजन करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। आई होप ये प्रॉपर आया होगा। तो हम पढ़ने जा रहे हैं लंग्स की, उसके बाद हम पढ़ेंगे लंग्स एयर टाइप के बारे में, एंड देन हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग टॉपिक पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी बैलून्स। हम चाहे तो अभी ही पढ़ सकते हैं, इसको इजीली पढ़ सकते हैं रिस्पिरेटरी बैलून्स एंड कैप्सिटन्स को, बट नहीं, मैं लंग्स और लंग्स एयर टाइप पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं लंग्स को। So we are going to read lungs. लंग्स को पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि हम जब समझेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी ऑक्सीजन को लेती है, किस तरह से हमारी बॉडी ऑक्सीजन को एक्सचेंज करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जूलॉजी से तैयार हो जाने वाली चीज है। ह्यूमन लंग्स की बात करते हैं, ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन लंग्स की बात करते हैं, ह्यूमन लंग्स की बात करते हैं। ठीक है भाई, लेट्स सी ह्यूमन लंग्स। सबसे पहले मैं लंग्स को थोड़ा सा बना दूं। वैसे तो मैं डायग्राम बहुत प्रॉपर बनाने वाला नहीं हूँ, बट यस आई विल ट्राई माय बेस्ट। और आई थिंक डायग्राम अच्छा बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, चीजों को समझने की आवश्यकता है, डायग्राम बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा डायग्राम बने, दैट्स नॉट नीडेड, दैट्स नॉट नीडेड। डायग्राम तो बहुत बहुत गंदा बन गया, डायग्राम तो गंदा बन गया भाई।
कोई बात नहीं, हम लोग इसी में समझ जाएंगे। ऐसे यहाँ से बनाना था, तो फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर ले जाए। एक्चुअली ऐसा डायग्राम बनाने की सत्ता बिल्कुल थी नहीं, बट मैंने थोड़ा सा, चलिए ठीक है। ये हमारे लंग्स, दिस इज आवर लंग्स। अगर देखा जाए, तो हमारा जो लंग्स है, जो हम सांस लेते हैं, लंग्स, लंग्स के ऊपर बहुत सारी हड्डियों का एक ढांचा होता है। लंग्स के ऊपर बहुत सारी हड्डियों का ढांचा होता है, कुछ इस तरह से पूरा हड्डियों का एक ढांचा होता है। ऊपर से डायग्राम बना कलरफुल करने, हड्डियों का ढांचा होता है। इस हड्डियों के ढांचा को बोलते हैं हम रिब केज। इस तरह से हड्डियों का ढांचा होता है। नीचे हमारा लंग्स प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं यार रिब केज, रिब केज। ठीक है, ऊपर से यानी कि वेंट्रल साइड से जो लंग्स है, वेंट्रली, वो वेंट्रली स्टर्नम से घिरा होता है, वेंट्रली स्टर्नम से घिरा होता है। ठीक है, वेंट्रल साइड कवर्ड बाय स्टर्नम, मिड वेंट्रली कवर्ड बाय sternum and mid dorsally covered by vertebral column। ठीक है, तो वेंट्रली स्टर्नम होता है और डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम से घिरा होता है। हमारे लंग्स की स्ट्रक्चर है भैया, लंग्स। ठीक है, मैंने क्या बताया, रिब केजेस हड्डियों से जुड़ा होता है, वेंट्रल साइड स्टर्नम होता है, डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम होता है। जो लंग्स हमारा है, जो हमारा लंग्स है, अगर हम उसकी बात करें थोड़ा नॉर्मली, अगर हम समझने की कोशिश करें तो अगर हम लंग्स को समझें, ठीक है, तो हम देखेंगे भाई हमारे लंग्स के बीच में कुछ एक, जो हमारा लेफ्ट लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है, और ये हमारा राइट लंग्स है। लेफ्ट लंग्स है और हमारा राइट लंग्स है। ठीक है, अगर देखें तो यहाँ पे हार्ट है, यानी कि अगर हम देखें तो लेफ्ट लंग्स जो है वो स्लाइटली स्मॉलर है, स्लाइटली स्मॉलर है देन राइट लंग्स। राइट वाले लंग्स से थोड़ा सा छोटा है लेफ्ट वाला लंग्स। क्यों? बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल मतलब हार्ट के कारण, हार्ट के कारण, हृदय के कारण जो राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स है वो थोड़ा सा स्मॉलर है। किससे? राइट लंग्स से। लेफ्ट लंग्स वाला थोड़ा सा स्मॉलर है, किससे? राइट लंग्स। बिकॉज ऑफ कार्डियक मसल ऑफ हार्ट, हार्ट का कार्डियक मसल थोड़ा सा लेफ्ट लंग्स में घुसा हुआ होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होता है। एक्चुअली वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड ही होता है, थोड़ा सा इसमें लेफ्ट लंग्स में घुसा हुआ होता है, इसलिए लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, इसलिए लेफ्ट लंग्स थोड़ा सा छोटा होता है। और अगर हम बात करें राइट लंग्स की, तो ये स्लाइटली अपवर्ड होता है, स्लाइटली अपवर्ड होता है। अपवर्ड का मतलब थोड़ा सा ऊपर होता है। थोड़ा सा ऊपर क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इसका डायग्राम, एक्चुअली 3D डायग्राम देखेंगे तो यहाँ पर लीवर होता है। फॉर लीवर, लीवर होने के नाते, लीवर होने के नाते
जो राइट लंग से थोड़ा सा लेफ्ट लंग से अपर होता है, स्लाइटली अपवर्ड होता है, स्लाइटली स्मॉल होता है। दो बातें याद रखना जरूरी था। तीसरी बात है अगर हम करें तो जो लेफ्ट लंग्स हैं ये दो भागों में डिवाइड होता है, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर और इंफीरियर। और अगर हम राइट लंग्स की बात करें तो ये तीन भागों में डिवाइड होता है, सुपीरियर, इंफीरियर और बीच में मिड पार्ट होता है। तो तीसरी बात, दो तीन बातें हार्ट के बारे में जानना जरूरी था कि हार्ट प्रेजेंट कहाँ है, मिड वेंट्रली, जो स्टर्नम होता है, मिड डोर्सली, वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब केज से घिरा होता है। ठीक है। हार्ट में दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। लेफ्ट वाला स्लाइटली जो है स्मॉलर देन राइट होता है बिकॉज ऑफ हार्ट यानी कि कार्डियक मसल्स के द्वारा, और राइट लंग्स थोड़ा सा स्लाइटली अपवर्ड होता है बिकॉज ऑफ फंक्शन ऑफ लीवर के द्वारा। तो छोटी छोटी बातें थी जो हमने लंग्स के बारे में जाना। हम ह्यूमन लंग्स के बारे में छोटी छोटी बातें जाने। अब हम देखेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होता है इस लंग्स से, जो है ब्रीदिंग कैसे होता है। ब्रीदिंग का मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो मैं मिटा लूं पहले, मिटाने वाला किधर है भाई, मिटाने वाला किधर है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हाँ, एक मिनट। हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग कैसे होता है, यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ना, दैट्स कॉल्ड ब्रीदिंग। वो ब्रीदिंग हमारे लंग्स के थ्रू होता है, बट हाउ इट occurs? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हाँ, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का, इसको समझते हैं। एक बार और हम आपको ब्रीदिंग समझा दीजिए ताकि आपको मैकेनिज्म समझ में आए। ब्रीदिंग हमने क्या पढ़ा था, ब्रीदिंग हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रीदिंग का मतलब है इनहेलेशन, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, उसके अलावा एक्सहेलेशन। मेरा फोन हीट तो नहीं है, हीट तो बहुत है। 1 घंटा हो गया, फिर स्टॉप करूंगा। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। ठीक है, फोन ना फट जाए भाई। नहीं, अभी तो सही है। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन ही ब्रीदिंग था। हमने ब्रीदिंग में पहले ही पढ़ा है, ब्रीदिंग और एक्सपिरेशन में डिफरेंस जानते हुए। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। देखिए, लंग्स हमारा जो, सबसे पहले इसको साइड करते हैं, इसको अभी बताएंगे। हमारा जो लंग्स, उसका हम नॉर्मल पोजीशन समझे पहले। लंग्स का नॉर्मल पोजीशन क्या है उसको समझेंगे। जैसे अगर हम देखें अपने लंग्स को, अगर हम अपने लंग्स को देखें भैया, तो नॉर्मली जो लंग्स है वो
ऐसे, तो ये है नॉर्मल लंग्स। लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसमें एयर आती जाती है तो इसमें कुछ प्रेशर भी होगा। इन्वायरमेंट में तो प्रेशर रहता ही रहता है, इन्वायरमेंट का भी प्रेशर समझिए। मान लीजिए इन्वायरमेंट का प्रेशर P1 है और लंग्स का प्रेशर P2 है। अब समझते हैं चीजों को। दिस इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ लंग्स। एक चीज आप जानते होंगे कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से, अगर एनआरटी कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और वॉल्यूम जब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल, इस केस में प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/वॉल्यूम है। यानी कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स रिलेशनशिप है। बस आप इतना जानें, प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशनशिप। इसका मतलब कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटेगा, और अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर घटेगा। ये कॉन्सेप्ट यूज होगा हमारे इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन। बाहर का इन्वायरमेंटल प्रेशर P1 है, अंदर का प्रेशर P2 है। नॉर्मल केस में, इन नॉर्मल केस में बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर का प्रेशर कम होगा। और हम जानते हैं ग्रेडियंट हायर टू लोअर होता है, यानी कि चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आने की कोशिश करते हैं। अगर इन्वायरमेंट में हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है और हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, और इन्वायरमेंट में जो प्रेशर है वो ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ग्रेडियंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमारे लंग्स नॉर्मल शेप में। ठीक है, मतलब कि ये नॉर्मल केस है और ये नॉर्मल लंग्स है, बट इट्स नॉट नॉर्मलाइजेशन। चीजों को हम एक्सेल कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब, अभी मैं इंस्पिरेशन में इस चीजों को समझाऊंगा कि प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर एनवायरनमेंट का कुछ होगा और लंग्स का भी कुछ होगा। और वॉल्यूम लंग्स का जो है वो हम वॉल्यूम कम भी करते हैं और ज्यादा भी करते हैं। जैसे हम सांस लेंगे वॉल्यूम बढ़ता है, सांस छोड़ेंगे वॉल्यूम। अब देखिए कैसे होता है। इंटरकॉस्टल मसल्स का कंस्ट्रक्शन और रिलैक्शन होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब ये क्या है आप समझते हैं प्रॉपरली। बस आपको ये समझिए कि प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन नहीं होता। अब मैं इसको प्रॉपरली समझाता हूँ। ये इनहेलेशन के फॉर्म में, जब हम लोग इनहेलेट करते हैं, सांस को लेते हैं, तो हमें एक्टिव प्रोसेस करना पड़ता है। कुछ बातें हैं वही बताऊंगा। जब सांस को छोड़ते हैं दैट इज पैसिव प्रोसेस। हमें पता है एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, पैसिव प्रोसेस में एनर्जी डू नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, चेक करो फोन चल रहा है या नहीं चल रहा है यार। वैसे बंद हो गया था हमारे। इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड है, पैसिव प्रोसेस में एनर्जी डू नॉट रिक्वायर्ड। जब हम इनहेलेशन करते हैं, हमारा ये लंग्स है, जब हम लोग सांस को लेते हैं, ये हमारा नीचे वाला डायफ्राम। हमने बताया लंग्स का वॉल्यूम भी है, लंग्स का प्रेशर जो है P1 है,
मैंने बताया वॉल्यूम इनवर्स प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। अगर मुझे प्रेशर को कम करना है इसका मतलब मुझे क्या करना होगा, वॉल्यूम बढ़ाना होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तभी प्रेशर कम होगा। समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो ना। बाहर का इन्वायरमेंट का प्रेशर मान लो P1 था, ये प्रेशर P2 था। तो अगर मुझे बाहर का ऑक्सीजन है इसको अंदर लाना हो तो क्या करेंगे भाई, अंदर का जो प्रेशर उसे कम करना होगा। अंदर का प्रेशर हम कैसे कम करेंगे, अंदर का वॉल्यूम बढ़ा के। और वॉल्यूम हम कैसे बढ़ाएंगे, जब हम सांस लेंगे। जब हमने सांस लिया तो हमारा लंग्स जो था उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई। यानी कि जो लंग्स इस तरह नॉर्मल पोजीशन पे था वो ऐसे नॉर्मल नहीं रह गया, वो लंग्स नॉर्मल नहीं रह गया, वो कुछ इस तरह का ये तो ये डायफ्राम जो है सीधा हो गया। समझ रहे हो, यानी कि हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, प्रेशर कम कर दिया। जैसे हमने सांस लिया हमें एनर्जी देनी पड़ी, सांस लेने के लिए एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। और जैसे हमने सांस को लिया, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ लंग्स दैट इज कंट्रैक्ट, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ऑफ लंग्स कंट्रैक्ट करते हैं। और जैसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस। और जैसे ही लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी, जैसे ही लंग्स की वॉल्यूम बढ़ी, लंग्स की प्रेशर इन्वायरमेंटल प्रेशर से कम हुआ और बाहर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट में एक्टिव प्रोसेस के थ्रू आ गए, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ गया, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ गया। समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में इजीली आ गया। हमने सांस को लिया, एक्टिव प्रोसेस किया, एनर्जी लगी, एटीपी लगी और ऑक्सीजन अंदर आ गया। इन अनदर केसेस दैट इज सांस को छोड़ना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, मतलब एक्सपायरेशन रिमूव CO2 और इसको इनहेल ऑक्सीजन। अब CO2 रिमूव करना है, हमारा लंग्स कैसा है, यहाँ पे लंग्स कैसा था, कंटेक्स्ट था, यानी कि यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो हमें एनर्जी लगी। यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल शुड बी रिलैक्स। जो हमारा लंग्स है, जो हमारा लंग्स है वो वो रिलैक्स कर लिया, डायफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल जो मसल्स है वो रिलैक्स करता है, इसलिए हमें एनर्जी नहीं लगी, एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं हुआ, ऐसी प्रोसेस हो गया। और जैसे ही इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल पर रिलैक्स किया, यानी कि यानी कि क्या हुआ, हमने सांस को छोड़ा, वैसे ही लंग्स हमारे नॉर्मल पोजीशन पे आ गई जैसे पहले थी। और नॉर्मल पोजीशन पे आते ही वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया, तुरंत प्रेशर बढ़ गया। जैसे ही हमारा P1 लंग्स का प्रेशर P2 ज्यादा हुआ और इन्वायरमेंटल प्रेशर जो हमारा P1 था वो कम हो जाएगा इसके रिकॉर्डिंग, मतलब वो तो वही रहेगा बट ये ज्यादा हो जाएगा, कहने का मतलब इसके तुलना में ये तो कम हो जाएगा। और इस केस में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज होकर आएगा बाहर निकल जाएगा। कोई लोग पूछेगा भाई यहाँ ऑक्सीजन आया, क्यों ऑक्सीजन नहीं निकला। ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाता है बॉडी में टिश्यू लेवल पर, और टिश्यू लेवल से जो डीऑक्सीजनेटेड है एयर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकल जाता है, मतलब डीऑक्सीजन ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल। यही है हमारा ब्रीदिंग, यही है ब्रीदिंग। सांस एक्चुअली में ऐसे लिया और लिया जाता है सांस को, ठीक है, ब्रीदिंग यही होता है। भाई फोन बंद हो गया था, हम लोग इस चीज को पढ़ चुके थे, ठीक है, हम लोग इस चीज को पढ़ चुके थे।
कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग था, ब्रीदिंग इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन में किस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम की रिलेशन से और लंग्स के वॉल्यूम के कम और ज्यादा होने से चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पूरी तरह से पढ़ लिया है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग खत्म हो चुकी है। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ चीजें, जैसे हम पढ़ेंगे रिड्यूसिबल वैल्यू, मतलब कि जो है कैपेसिटेंस क्या होती है, और रिस्पिरेटरी वैल्यूम्स क्या होती है, उस चीज को समझते हैं। रिस्पिरेटरी वैल्यूम एंड कैपेसिटेंस दो चीजें हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये क्या है, इसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम चीजों को मिटा दें। रिस्पिरेटरी वैल्यूम एंड कैपेसिटेंस, अगर आपको रिस्पिरेटरी वैल्यूम समझ में आ जाता है तो कैपेसिटेंस आप डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस जो है वो डेरिवेटिव है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रिस्पिरेटरी वैल्यूम एंड कैपेसिटेंस। थोड़ी सी गर्मी है ज्यादा, स्लो हूँ, बाकी ठीक है। रिस्पिरेटरी वैल्यूम एंड कैपेसिटेंस, देखिए डायरेक्ट में मुद्दे पे आता हूँ। रिस्पिरेटरी वैल्यूम्स चार प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है टाइडल वैल्यूम, यानी कि टीवी, उसको ऐसे। दूसरा है इंस्पिरेशनल रिजर्व वैल्यूम, इंस्पिरेशनल रिजर्व वैल्यूम, दैट्स की IRV। इसको मैं 1 2 लिखूं, 1 नंबर, ये 2 नंबर। तीसरा नंबर है एक्सप्रेशनल रिजर्व वैल्यू, एक्सप्रेशनल रिजर्व वैल्यू, दैट इज ERV। एंड लास्ट है रिड्यूसिबल वैल्यू, RV। हमें पता है कि हम एक बार 12 से 16 बार ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते हैं। ठीक है, 12 से 16 बार हम ऑक्सीजन लेते हैं 1 मिनट में और छोड़ते हैं। टाइडल वैल्यूम का मतलब है कि नॉर्मल इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशनल वैल्यूम और एक्सप्रेशनल वैल्यूम, मतलब नॉर्मली आप कितना सांस ले रहे हैं, कितना सांस छोड़ रहे हैं, वो होता है इंस्पिरेशनल या एक्सप्रेशनल वैल्यूम, दैट इज टाइडल वैल्यूम। ये होता है 500 ml, मतलब कि 500 ml ऑक्सीजन। देखिए जैसे नॉर्मल नॉर्मल केस में जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है मैं सांस ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये नॉर्मल नॉर्मल जो है इंस्पिरेशन या एक्सप्रेशन में कर रहा हूँ। तो इस केस में जो वैल्यूम होता है लंग्स का, दैट इज टाइडल वैल्यूम, इस 500 ml होता है। इस बात को आप याद रखना। दूसरा चीज है इंस्पिरेशनल रिजर्व वैल्यूम, यानी कि इसे बोलते हैं वैल्यूम ऑफ लंग्स, जो कि फोर्सफुली इनहेल्स या एक्सहेल किया जाता है, मतलब कि फोर्सफुली इनहेलेशन के दौरान।
फोर्सफुली इनहेलेशनल वैल्यूम, यानी कि आप फोर्स लगाकर कितना वैल्यूम ले सकते हैं, वो होता है 2500 से 3000 ml। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है मैं समझा। जैसे नॉर्मल केस में मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, ऑक्सीजन छोड़ रहा हूँ। बाबा रामदेव अगर सांस लेते हैं बैठकर तो कैसे, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, हमसे ज्यादा ऑक्सीजन लेते हैं। मतलब जितना वो ऑक्सीजन ले सकते हैं उतना ऑक्सीजन लेना, यानी कि फोर्सफुली इनहेलेशन, फोर्स लगा करके। नॉर्मल तो ऑक्सीजन सब ले रहे हैं ना, लेकिन बाबा रामदेव आसन करने बैठते हैं, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, तो वो एक बारी में 2500 से 3000 ml जो है उनका लंग्स का वैल्यूम हो जाता है। ठीक है, ये है। उसके बाद एक्सपिरेशनल रिजर्व वैल्यूम, और जो बाबा रामदेव छोड़ रहे हैं तो कैसे, फोर्सफुली एक्सेलेस कर रहे हैं, फोर्सफुली एक्सेलेशन कर रहे हैं, यानी फोर्स लगाकर आप कितना वैल्यूम छोड़ सकते हैं भाई, फोर्स लगाकर कितना छोड़ सकते हैं। अगर आप इंस्पिरेशन कर दिए, नॉर्मल इंस्पिरेशन के अलावा, नॉर्मल जैसे ऑक्सीजन लिए ऑक्सीजन छोड़ दिए, उसके अलावा आप कितना ऑक्सीजन छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। वो होता है 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml ऑक्सीजन लंग्स वैल्यूम हम छोड़ सकते हैं। अच्छा, कितना भी ऑक्सीजन आप ले लो, कितना भी ऑक्सीजन छोड़ लो, उसके बाद भी लंग्स में कुछ वैल्यूम आप बचा रहेगा ऑक्सीजन का, उसे बोलते हैं रिड्यूसिबल वैल्यूम, जो कि होता है 1100 से 1200 ml, यानी कि 1100 से 1200 ml जो होता है वो वैल्यूम बना रहेगा। उसे आप फोर्सफुली इनहेलेशन के बाद भी उसे नहीं निकाल सकते हैं, फोर्सफुली एक्सेलेशन के बाद भी नहीं निकाल सकते, कितना भी निकाल लें तब भी इसमें रिड्यूसिबल रहेगा। जैसे मान लीजिए आप एक रुमाल लीजिए, रुमाल को आप भिगा दीजिए, भिगाने के बाद आप कितना भी इसको गाल देंगे उसमें कुछ ना कुछ नमी मॉइस्चराइजिंग रहेंगे, वही है। ठीक है, समझ में आ गई टाइडल वैल्यूम, इंस्पिरेशनल रिजर्व, एक्सप्रेशनल और रिड्यूसिबल वैल्यूम चीजें। अब हम ये रेस्पिरेटरी वैल्यूम आप उसके कैपेसिटेंस को देखेंगे। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी। जैसे इंस्पिरेशनल कैपेसिटी होती है, एक्सप्रेशनल कैपेसिटी होती है, उसके बाद हमारा फंक्शन रिड्यूसिबल कैपेसिटी होती है, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी होती है, उसके बाद लास्ट होता है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी, होता है TVC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। देखिए पहला इंस्पिरेशनल कैपेसिटी, इंस्पिरेशनल कैपेसिटी IC, ठीक है। दूसरा एक्सप्रेशनल कैपेसिटी, एक्सप्रेशनल कैपेसिटी। तीसरा तीसरा है फंक्शन रिड्यूसिबल कैपेसिटी, यानी कि FRC। चौथा है वाइटल कैपेसिटी, दैट इज VC। एंड पांचवा है टोटल लंग्स कैपेसिटी। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं।
इंस्पिरेशनल कैपेसिटी जो होता है वो होता है 1+2। 1+2 मतलब क्या? टाइडल वैल्यूम प्लस में इंस्पिरेशनल रिजर्व वैल्यूम। एक्सप्रेशनल कैपेसिटी होता है 1+3। 1+3 का टाइडल वैल्यूम प्लस एक्सप्रेशनल रिजर्व कैपेसिटी। देखिए जहाँ एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन के साथ टाइडल लेना, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन के साथ टाइडल लेना। फंक्शनल रिड्यूसर कैपेसिटी होती है 3+4। 3+4 का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशनल रिजर्व वैल्यूम प्लस में रिड्यूसर वैल्यूम। और वाइटल कैपेसिटी होता है 1, 2, 3। 1, 2, 3 वाइटल कैपेसिटी क्या होती है भाई? 1, 2, 3। और टोटल लंग्स कैपेसिटी होती है 1, 2, 3, 4। इसलिए मैंने 1, 2 लिखा। आप चीजों को भूल जाएंगे बट 1, 2 से अगर आपको 500 जो है 25 to 300 एंड 1000 से 1100 और 11 से 1200 अगर याद है तो आप इस चीज को बहुत ही इजीली डिकोड कर पाएंगे अगर आप 1, 2, 3 के फॉर्म में लर्न कर लेते हैं तो 1, 2 मतलब टाइटल वैल्यू प्लस में इंस्पिरेशनल रिजर्व वैल्यू। अब इस चीज को आप ऐड कर करके लिख सकते हैं। जैसे टाइटल वैल्यू 500 है और ये है 2500 से 3000 तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या? ये 3000 से 3500 बन जाएगा। 3000 से 3500 बन जाएगा। अब ये बन जाएगा 1500 से 1600। बन जाएगा 1500 से 1600 mm। इसी प्रकार इसमें 3, 4 है। 3, 4 का मतलब समझ रहे हो? 2100 से 2100 से कितना आ जाएगा? 1200, 1100, 2300। इसी प्रकार 1, 2, 3 जोड़ेंगे। 1, 2, 3 मतलब 5, 3000, 4500, 4500 से 4600। 1, 2, 3, 4 करना पड़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2100 और 21, 42 यानी कि 5000 से लगभग 5000 से यहाँ पे 53, 58 या 56 या 58 जोड़ लीजिएगा 5800। बस ऐड ही करना है सबको। ये था रेस्पिरेटरी वैल्यूम एंड कैपेसिटेंस। बहुत ही अच्छा है, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा और इसमें मल्टीपल तरीके से आएगा, चीजों को इधर उधर करके आएगा। जैसे आपको टोटल लंग्स कैपेसिटी अगर दिया हो तो 1, 2, 3, 4 करके दिया हो तो हो सकता है आपको कह दिया हो फंक्शनल रिड्यूसिबल वैल्यूम यानी कि 3, 4 आ जाएगा और 1, 2 किस में आ जाएगा? इंस्पिरेशनल कैपेसिटी। तो अगर ये चीजें भी लिख दिया यहाँ पे तब भी सही हो जाएगा। तो उतना आपको एनालिटिकल अप्रोच करना पड़ेगा चीजों को समझने की, उतना आपको एनालिटिकल अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच करना पड़ेगा। तो हमारा रेस्पिरेटरी वैल्यूम एंड कैपेसिटेंस वाली टॉपिक खत्म होती है। अब हम दूसरे टॉपिक को आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे वातावरण यानी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन कितना है, उसमें से ऑक्सीजन हमें कैसे मिलती है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना है यानी कि पार्शियल प्रेशर O2, पार्शियल प्रेशर CO2 पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे बॉडी में किस तरह से ऑक्सीजन एक्चुअली फ्लो करता है, इस चीज को समझेंगे। और जब हम इस चीज को प्रॉपरली समझ हो जाएंगे तब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से एकर करता है हमारे बॉडी में, CO2 किस तरह से एकर कर रहा है और ऑक्सीजन किस तरह से एकर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर नॉर्मली खत्म ही हो जाएगा। नॉर्मली खत्म है बिल्कुल।
इरेज करता हूँ मैं इसको। और आई थिंक मैं खड़ा होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है थोड़ा सा, इसके बोलने में भी थोड़ा आवाज कम होगा। मिटाना सबसे कठिन है। ठीक है भाई, चीजों को डिकोड करके हम चल रहे हैं, चीजों को हम एनालिटिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, अब तक हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ा। ब्रीदिंग में इनहेल एक्सहेल करते हुए हमने देखा। ठीक है, अब हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन देखना, अगर हम नॉर्मली इन्वायरमेंट को देखें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.0% है, ऑक्सीजन लगभग 21% है या 20%, नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब CO2 और O2 से है। तो अगर हम वातावरण में देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, PO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और PCO2 का मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन्वायरमेंट में 5159 mmHg और ये होता है 0.3 mmHg। यहाँ पे 0.03 था, यहाँ पे 0.3 mmHg, इस चीज को याद रखना। इस बेस पे अगर हम कुछ चीजें देखें, जैसे जैसे अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 देखें और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखें, ठीक है, इन चीजों को अगर हम देखें, जैसे एटमॉस्फेयर में एल्वेलाई में डीऑक्सीजेटेड ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू में क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 CO2, सारी चीजें क्या है सीधे समझो। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एटमॉस्फेयर में हमने निकाला 159 है, 159 mmHg। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हमने निकाला 0.3 mmHg। इस चीज को याद रखिएगा, पूरा निकालने में लिखने की जरूरत नहीं है, mmHg आप समझिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन एल्वेलाई 104, इन डीऑक्सीजेटेड ब्लड में 40 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है एंड टिश्यू में 40 होता है। समझ रहे हो? और PCOT एल्वेलाई में जो होता है, एल्वेलाई में 40 होता है, डीऑक्सीजेटेड ब्लड में 45 होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 होता है और टिश्यू में 45 होता है। इस बात को याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। जो मैं इस चीज को ऐसे लिख दिया, ये चीज को आपको एज इट इज याद रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से हम पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझेंगे, पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म समझेंगे इस चार्ट की सहायता से। ठीक है,
चलिए समझते हैं। तो चार्ट आपको याद होना चाहिए प्रॉपरली। उसके बाद हम बनाते हैं एक डायग्राम। एक डायग्राम मैं बुक में देख लूँ, नहीं तो मैं वैसे ही बनाता हूँ। थोड़ा सा हो गई इधर उधर चीजें, बट चीजों को समझना जरूरी है। ठीक है, इस टर्म्स को याद करना। मैं साइड में कहीं इसको लिख दूं ताकि याद रहे, हालांकि मुझे तो याद है। देखिएगा, मैंने बताया पार्टियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, एलवे एटमॉस्फेयर में, एल्वेलाई में, और हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एंड टिश्यूज में। यहाँ पे 159104 है ना, 159104 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95, 40 एंड 0.3, एंड अल्वेलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड में 45, ऑक्सीजन में 40, टिश्यूज में 45। ये मैंने बोला याद रखना, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, ये याद रखना जरूरी, इसी से आगे की हम चीजें समझेंगे। ठीक है, चलो आगे की चीजें। अगर हम बात करें, ये हमारा अगर ये हमारा एल्वेलाई हो जाएगा। एल्वेलाई के पास ब्लड वेसल्स अभी बाद में बनाएंगे, वो समझिएगा। ये हमारा हार्ट, ये हमारा हार्ट, ये टिश्यू है, और ये एटमॉस्फेयर है, ये एल्वेलाई है। हमें पता है कि ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहाँ आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम में, सबको पता है। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, नीचे पंप करेगा, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे टिश्यूज के पास जाएगा। ये हमारा टिश्यू है, टिश्यूज के पास जाएगा, टिश्यूज के बाद यूटिलाइज हो जाएगा, यूटिलाइज होकर के डीऑक्सीजनेटेड बन जाएगा ये। फिर डीऑक्सीजनेटेड कहा जाता है? राइट वेंट्रिकल, मतलब कि राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल फिर जाके वहां से एक्सचेंज करने के लिए चला जाएगा लंग्स जो एल्वेलाई के पास। ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। लॉ और आडू ट्रिक है, सबको पता है। अब हमें बेसिकली इसका यूज करना है, क्योंकि हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल प्रेशर ऑफ O2 159 mmHg होता है। पार्टिकल प्रेशर ऑफ O2, पार्टिकल प्रेशर ऑफ O2 9, क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रोसेस होता है, पार्टिकल पार्शियल प्रोसेस। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.3 होता है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन ही तो अंदर आएगा, तो ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। एल्वेलाई में 159 अंदर आ गया। अब एल्वेलाई में ऑक्सीजन आ गया, हमें पता है एल्वेलाई में ऑक्सीजन 104 होता है। एल्वेलाई में जो है 104 होता है ऑक्सीजन, और CO2 कितना होता है? 40 होता है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन ही जीत गया एल्वेलाई में, और ऑक्सीजन ही एल्वेलाई से बाहर निकलेगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के चला जाएगा ब्लड वेसल्स में, क्योंकि यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलती हैं, एक जो ब्लड वेसल्स यहाँ से निकलती है, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के कहाँ जाएगा? नर्व में, यानी कि
टिश्यूज में लेकर जाएगा, यानी कि ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर हम देखें ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 95 होता है, मैं निकाला। और CO2 कितना होता है, 40। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, 40 से 40 में यहाँ भी PO2 जीत रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ही रहेगा, आएगा आगे यहाँ तक। अब यहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ से टिश्यू में लोड हो गया O2 जैसे ही टिश्यू में लोड हुआ, देखा जाए टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 40 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 है। भैया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा हो गया टिश्यू में, तो यहाँ से ऑक्सीजन लोडेड नहीं, CO2 लोडेड हो जाएगा टिश्यूज के बाद। अब यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गया। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमें पता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर से यहाँ पहुंचेगा, फिर से यहाँ पहुंचा। जैसे यहाँ पे पहुंचा, जैसे वहां पे पहुंचा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में हमने देखा डीऑक्सीनेटेड में PCO2 45 है और O2 का 40 है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, अंदर चला जाएगा CO2 अंदर चला जाएगा। ठीक है, अरे मेरे यार बता देते हैं, खाना खा जाती अम्मी के 11 बजे खाना खा जाती, रहा दो कावा है एक बार बकवा कर जरूर होगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन में हमने देखा, थोड़ा दिमाग खराब हो गया बट ठीक है। यहाँ पे PCO2 of deoxygenated blood is 45 mmHg and PO2 is only 40, तो PCO2 should be retained on alveoli, alveoli में पहुंच जाएगा। अच्छा भैया, alveoli में पहुंच गया, 40 alveoli में पहुंच गया। अब alveoli से अगर देखा जाए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, alveoli में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 40 है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तुरंत भाग लेगा। देख लिए कितना अच्छा मैकेनिज्म है, अपने आप हो रहा है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, स्वतः है हो रही। ठीक है, कितना प्रॉपरली हमने मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन को समझा है, दैट इज वेरी वेरी ग्रेटफुल। अब हमें देखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होती है, यानी कि ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है। ऑक्सीजन का एक्सचेंज तो इजीली हो जाता है, बस कार्बन डाइऑक्साइड धूम धड़ाम करके निकलता है। ठीक है, तो हम एक्सचेंज आप देखते हैं, थोड़ा ट्रांसपोर्ट भी देख लेंगे उसी के साथ। यहाँ पे बाकी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बाद जो भी थोड़ी बहुत चीजें बची हैं उसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा।